कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे उपन्यास दो बहनें का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने मुख्य पात्रों शर्मिला, निराद के बारे में जाना और आंशिक रूप से शर्मिला की बहन उर्मिमाला के बारे में भी। हमने जाना कैसे शर्मिला और उर्मिमाला के पिता ने शशांक की पढ़ाई को सपोर्ट किया और उसका उज्जवल भविष्य देखकर बड़ी बेटी शर्मिला का विवाह उससे कर दिया। छोटी बेटी उर्मी का विवाह भी उसके साथ के ही डॉक्टर निराद के साथ तय कर दिया और वो सिधार गए। निराद को शशांक और शशांक को निराद कुछ खास पसंद नहीं थे। निराद आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया। जाने से पहले उर्मी को हिदायत दे गया कि अपने पिता को किए हुए वादे को याद रखे और उद्देश्य से भटके नहीं। इस बीच में शर्मिला बीमार पड़ गई और उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसे घर की जिम्मेदारी संभालना भी मुश्किल हो गया। उसने उर्मी को घर संभालने के लिए बुला भेजा। उर्मी और शशांक में हंसी मजाक होता रहता था। जहां शर्मिला शशांक के जीवन में मां की तरह से देखभाल करने और हर छोटी बड़ी चीज की देखभाल करने में लगी थी, वहीं उर्मी का शशांक के जीवन में एक नवीन युवा ऊर्जा की तरह प्रवेश हुआ। अब आगे। इसी समय शर्मिला के रोग ने चिंता में डाल दिया। भाई की बीमारी की बात याद करने से भय मालूम होता। अनेक डॉक्टर अनेक ओर से व्याधि की आवास गुहा खोज निकालने में जुट पड़े। शर्मिला ने क्लांत हंसी हंसकर कहा, सीआईडी वालों के हाथ से अपराधी तो निकल जाएगा, चोट खाकर मरेगा निरपराध। शशांक ने चिंतित होकर कहा, देह की तलाशी यथाशास्त्र चलती रहे किंतु चोट किसी प्रकार नहीं लगने दी जाएगी। इसी समय शशांक के हाथ में दो बड़े बड़े काम आए। एक गंगा के किनारे जूट मिल में और एक टालीगंज की ओर मीरपुर के जमींदारों के नए उद्यान गृह में। जूट मिल की कुली बस्ती का काम खत्म करने की मियाद 3 महीने की थी। नाना स्थानों में कुछ ट्यूबवेल बैठाने का काम था। शशांक को बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। शर्मिला की बीमारी से प्रायः ही उसे रुक जाना पड़ता, हालांकि उसकी उत्कंठा काम के लिए बराबर बनी रहती। इतने दिन विवाह को हुए, लेकिन शर्मिला को ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई जिसे लेकर शशांक को विशेष चिंतित होना पड़े। इसीलिए इस बार की इस बीमारी के उद्वेग से उसका मन बच्चों की तरह छटपटा उठा है। काम काज छोड़कर घूम फिर कर बिस्तर के पास निरुपाय भाव से आकर बैठ जाता, सिर पर हाथ फेरता और पूछता, कैसा लग रहा है? शर्मिला उसी समय जवाब देती, तुम बेकार चिंता मत करो, मैं अच्छी ही हूं। यह बात विश्वास करने योग्य नहीं होती, लेकिन फिर भी शशांक विश्वास करके शीघ्र ही छुट्टी पा जाता, क्योंकि विश्वास करने की उसकी इच्छा प्रबल थी। शशांक ने कहा, ढेकानल के राजा का एक बहुत बड़ा काम हाथ आया है। प्लान के बारे में दीवान से बात करनी होगी। जितनी जल्दी हो सकेगा लौट आऊंगा, डॉक्टर के आने से पहले। शर्मिला ने अनुयोग के साथ कहा, मेरे सिर की कसम, जल्दी करके काम खराब ना कर देना। मैं जानती हूं तुम्हें उनके देश तक जाने की जरूरत है, जरूर जाना। नहीं जाओगे तो मैं अच्छी नहीं रहूंगी। मेरी देखरेख करने वाले बहुत हैं। शशांक के मन में विराट ऐश्वर्य खड़ा करने का संकल्प दिन रात जगा रहता। उसका आकर्षण ऐश्वर्य के प्रति नहीं, बल्कि उसके बड़प्पन की ओर था। कुछ बड़ी चीज गढ़ सकना ही पुरुष की जिम्मेदारी है। रुपए पैसे को तभी तक तुच्छ समझकर अवज्ञा की जा सकती है जब तक उससे केवल दिन कटते हैं। जब उसकी चोटी ऊंची कर दी जाती है तो सर्वसाधारण उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगते हैं। इसीलिए नहीं कि उससे उनका उपकार होता है, बल्कि उसके बड़प्पन को देखने से ही चित्त में स्फूर्ति का संचार होता है। शर्मिला के सिरहाने बैठकर शशांक के मन में जब उद्वेग चला करता तो उस समय वह यह सोचे बिना नहीं रह पाता कि उसके कार्य की सृष्टि में किस जगह अनिष्ट की आशंका है। शर्मिला जानती है कि शशांक की यह भावना कृपण की भावना नहीं, बल्कि अपनी अवस्था के निचले तल से ऊपर की ओर जय स्तंभ खड़ा कर देने के लिए पुरुषार्थ की भावना है। शशांक के इस गौरव से शर्मिला गौरवान्वित थी। इसीलिए
पति उसके रोग की तीमारदारी में उलझकर कामकाज में ढिलाई करे, यह बात सुखकर होने पर भी उसे अच्छी नहीं लगती। इसीलिए उसे बार बार वह कामकाज की ओर लौटा देती। इधर अपने कर्तव्य के बारे में शर्मिला की उत्कंठा का कोई अंत नहीं। आज वह खाट पकड़े है और उधर नौकर चाकर न जाने क्या कर रहे हैं। उसके मन में बिल्कुल संदेह नहीं कि वे लोग रसोई में खराब घी दे रहे हैं, स्नान घर में यथा समय गर्म पानी देना भूल जाते हैं, बिस्तर की चादर नहीं बदलते, मोरियों में मेहतर की झाड़ू नियमित रूप से नहीं पड़ती। उधर धोबी के कपड़े मिला कर न संभालने से कैसी गड़बड़ी हो जाती है, यह तो जानी हुई बात है। वह रह नहीं पाती, चुपके से बिछौने से उठती और पूछताछ करने जाती। पीड़ा बढ़ उठती, बुखार चढ़ जाता। डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। अंत में उर्मिमाला को उसकी दीदी ने बुला भेजा। बोली, कुछ दिन अपना कॉलेज रहने दे, मेरी गृहस्थी की रक्षा कर बहन, नहीं तो निश्चिंत होकर मर भी नहीं पाऊंगी। यह इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है, वे लोग यहाँ आकर जरा व्यंग की हंसी हंसकर कहेंगे, समझ लिया। समझने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं। जो घटने वाला होता है वह घट ही जाता है और वही काफी भी होता है। ऐसा ही समझने का कोई कारण नहीं कि भाग्य का खेल ताश के पत्तों को छिपाकर चला करेगा, शर्मिला की ही आंखों में धूल झोंक कर। दीदी की सेवा करने चली हूं, यह सोचकर उर्मी के मन में खूब उत्साह हुआ। इस कर्तव्य की खातिर बाकी सब काम बंद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसके सिवा यह जो शुश्रूषा का काम है, सो तो उसके भावी डॉक्टरी के काम से संबंध ही है। यह दलील भी उसके मन में उठी। खूब आडंबर के साथ उसने एक चमड़े से बंधा हुआ नोटबुक खरीदा। उसमें रोग के दैनिक ज्वार भाटे का हिसाब रखने के लिए आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई। बाद में चलकर डॉक्टर उसे अनभिज्ञ समझकर उसकी अवज्ञा ना करे, इसीलिए उसने निश्चय किया कि जहां कहीं भी दीदी के रोग के संबंध में जो कुछ भी लिखा मिल जाएगा उसे पढ़ लेगी। एमएससी की परीक्षा में उसका एक विषय शरीर तत्व था, इसीलिए रोग तत्व के पारिभाषिक शब्दों को समझने में उसे कष्ट नहीं होगा। अर्थात दीदी की सेवा के उपलक्ष्य में उसका कर्तव्य सूत्र टूट नहीं जाएगा, बल्कि और भी ज्यादा एकाग्र मन से कठिनतर प्रयोग के द्वारा वह उसी कर्तव्य का अनुसरण करेगी। यह बात मन में स्थिर करके उसने पढ़ने की किताबें और बही खाता बैग में भरकर भवानीपुर के मकान में प्रवेश किया। दीदी की बीमारी को लेकर रोग तत्व संबंधी पुस्तकों के छानने का सुयोग नहीं मिला, क्योंकि विशेषज्ञ लोग भी रोग की संज्ञा निर्णय नहीं कर सके थे। उर्मी ने सोचा उसे शासनकर्ता का काम मिला है, इसलिए उसने मुख गंभीर करके दीदी से कहा, डॉक्टर की बात जिसमें ठीक ठाक पालन की जाए, उसे देखने का भार मेरे ऊपर है। देखो, मेरी बात मानकर चलना होगा, यह मैं कह देती हूं। दीदी उसकी जवाबदेही के आडंबर को देखकर हंसी। बोली, यही तो देख रही हूं। अचानक गंभीर होना किस गुरु से सीखा तूने? नई दीक्षा है, इसीलिए इतना उत्साह है। मेरी बात मानकर तू चलेगी, इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया है। तेरा अस्पताल तो अभी बना नहीं, लेकिन मेरी घर गृहस्थी बन चुकी है। तब तक यही भार संभाल, तेरी दीदी को जरा छुट्टी मिले। रोगशैया के पास से उर्मी को दीदी ने जबरदस्ती हटा दिया। आज दीदी के गृह राज्य में प्रतिनिधि का पद उसका है। वहां अराजकता फैली हुई है, शीघ्र ही इसका प्रतिकार होना चाहिए। इस गृहस्थी के सर्वोच्च शिखर पर जो एकमात्र पुरुष विराजमान है, उनकी सेवा में कोई मामूली त्रुटि भी न हो। इस महान उद्देश्य के लिए संपूर्ण त्याग स्वीकार ही इस घर के छोटे बड़े समस्त अधिवासियों की साधना का एकमात्र विषय है। शर्मिला के मन से यह बात किसी प्रकार दूर होना नहीं चाहती कि वह बेचारे अत्यंत निरुपाय हैं और देह यात्रा के निर्वाह में शोचनीय भाव से अकर्मण्य हैं। जब देखती है कि चुरुट की आग से भले आदमी का आस्तीन जरा जल गया है और उस तरफ ध्यान ही नहीं, तो उसे हंसी भी आती है और मन स्नेह सिक्त भी हो उठता है। प्रातःकाल मुंह धोकर सोने के कमरे में रखे हुए कल की टोंटी को खुला ही छोड़कर इंजीनियर काम की हड़बड़ी में बाहर दौड़ा चला जाता है। लौटकर आता है तो देखता है फर्श पर पानी जमा है और कारपेट
नष्ट हो गया है। शुरू में ही शर्मिला ने इस स्थान पर कल लगाने के विषय में आपत्ति की थी। जानती थी कि इस पुरुष के हाथ से बिस्तर के पास ही उस कोने में प्रतिदिन जल और स्थल मिलकर एक पंकिल कांड खड़ा कर देंगे, किंतु इतने बड़े इंजीनियर को रोके कौन? वैज्ञानिक सुविधा की दुहाई देकर हर तरह की असुविधाओं को जटिल कर देने में ही उसका उत्साह था। खामखा न जाने क्या एक बार दिमाग में आया कि बिल्कुल अपने ओरिजिनल प्लान के अनुसार एक स्टोव तैयार कर बैठा। उसके उधर दरवाजा, इधर एक चोंगा, उधर और एक और चोंगा, इधर आंच की फिजूल खर्ची बचाकर तेज करने का और उधर एक और ढालू रास्ते से राख के एकदम नीचे गिर जाने का विधान। उसके बाद सेंकने का, तलने का, उबालने का, पानी गर्म करने का, नाना प्रकार के छेद छाद, गुहा गुहर, कल कौशल। इस कल को उत्साह की भंगी और भाषा में ही मान लेना पड़ा। व्यवहार के लिए नहीं, शांति और सद्भाव की रक्षा के लिए। यह है वयस्क शिशुओं का खेल। बाधा देने से अनर्थ होता है और फिर भी 2 दिन में भूल जाते हैं। हमेशा की बंधी व्यवस्था में मन रमता नहीं, कुछ विचित्र सृष्टि करता है और स्त्रियों की जिम्मेदारी यह है कि मुंह से उनकी बात में हामी भर दे और काम अपने ढंग से करती रहें। इस प्रकार के स्वामी पालन की जिम्मेदारी शर्मिला इतने दिनों से ढोती आ रही है। इतने दिन तो कट गए। अपने को हटाकर शशांक की दुनिया की कल्पना शर्मिला कर ही नहीं सकती। आज डर लग रहा है कि मृत्यु का दूत आकर जगत और जगत धात्री के बीच विच्छेद न पैदा कर दे। यहाँ तक कि उसे आशंका हुई कि मृत्यु के बाद भी शशांक का दैहिक अयत्न शर्मिला के विदेही आत्मा को शांतिहीन बना रखेगा। भाग्य से उर्मी थी। वह उसकी तरह शांत नहीं है, तो भी उसकी ओर से कामकाज चला लेती है। यह काम भी तो लड़कियों के हाथ का ही काम है। उस स्निग्ध हाथ का स्पर्श पाए बिना पुरुषों के प्रतिदिन के जीवन में प्रयोजन में रस ही नहीं रह जाता। सब कुछ जाने कैसा श्रीहीन हो जाता है। इसीलिए उर्मी जब अपने सुंदर हाथों में छुरी लेकर सेब के छिलके छीलती और काट काट कर उन्हें सजाती है, नारंगी के कों को संभालकर सफेद पत्थर की थाली में एक और रखती है, बेदाने के दानों को जतन से सजा देती है, तो शर्मिला अपनी बहन के भीतर मानो अपने आप को ही पाती है। बिस्तर पर सोई सोई उससे हमेशा काम की फरमाइश किया करती है। उनके सिगरेट केस को भर देना उर्मी। नहीं देख रही है, रुमाल मैला हो गया है, बदलने का ख्याल ही नहीं। वह देख, जूता सीमेंट और बालू में जमकर ठोस सा बन गया है। बेरा को साफ कर देने का हुक्म देने का भी होश नहीं है उन्हें। तकिए का गिलाफ बदल देना बहन। फेंक दे उन फटे कागजों को टोकरी में। एक बार ऑफिस वाला कमरा तो देखा उर्मी। मैं निश्चित कह सकती हूँ कि कैश बॉक्स की चाबी डेस्क पर फेंककर वे बाहर चले गए हैं। फूल गोभी के पौधे उठाकर रोपने का समय हो आया, याद रखना। माली से कहना गुलाब की डालें छांट दे। वह देखो, कोट की पीठ में चूना लगा है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी रुको ना। उर्मी, ले तो बहन, जरा ब्रश कर दे। उर्मी किताब पढ़ी लड़की है, कामकाजी लड़की नहीं, तो भी उसे बड़ा आनंद आता। जिस कड़े नियम में वह थी, उससे बाहर आकर जो भी कामकाज था वह सभी अनियम के समान ही लगता था। इस गृहस्थी की कर्मधारा के भीतर ही भीतर जो उद्वेग है, जो साधना है, वह तो उसके मन में नहीं है। उस चिंता का सूत्र उसकी दीदी के भीतर है। इसीलिए ये काम उसके लिए खेल है, एक प्रकार की छुट्टी, उद्देश्य विवर्जित उद्योग हैं। वह जहां इतने दिनों तक थी, उससे यह दुनिया संपूर्ण स्वतंत्र है। यहाँ उसके सामने कोई लक्ष्य उंगली नहीं उठाए है और फिर भी दिन काम से भरे पूरे हैं। विचित्र काम है यह। गलती होती है, त्रुटि होती है, लेकिन उसके लिए कोई कठिन जवाबदेही नहीं। दीदी यदि थोड़ा डांटने की चेष्टा भी करती हैं तो शशांक हंस कर उड़ा देता है, मानो उर्मी की गलती में ही एक प्रकार का रस है। वस्तुतः आजकल इन लोगों की घर गृहस्थी में से जिम्मेदारी की गंभीरता चली गई है। भूल चूक से कुछ आता जाता नहीं, ऐसी ही एक ढीली अवस्था पैदा हो गई है। शशांक के लिए यही बड़े आराम और कौतुक का विषय है। ऐसा जान पड़ता है जैसे पिकनिक चल रही हो, और उर्मी
जो किसी बात से चिंतित नहीं होती, दुखित नहीं होती, लज्जित नहीं होती, सब कुछ से उच्छ्वसित सी हो जाती है। इससे शशांक के अपने मन के गुरुभार कर्म का पीड़न हल्का हो जाता है। काम खत्म होते ही, यहाँ तक कि न होने पर भी उसका मन घर आने को उत्सुक हो उठता है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि उर्मी कामकाज में चतुर नहीं, तो भी ध्यान से देखने पर एक बात स्पष्ट होती है कि चाहे काम के द्वारा ना हो, अपने आप को देखकर ही उसने इस घर के एक बहुत दिनों से चले आने वाले अभाव को पूरा किया है। निर्दिष्ट भाषा में बताना कठिन है कि वह अभाव क्या था। इसीलिए शशांक जब घर लौटता तो वहां की हवा में लहराती हुई छुट्टी की हिलोर का अनुभव करता। वह छुट्टी केवल घर की सेवा में, केवल अवकाश मात्र में नहीं होती, बल्कि उसका एक रसमय स्वरूप है। असल में उर्मी के अपने ही छुट्टी के आनंद ने यहाँ के समूचे सूनेपन को पूर्ण कर दिया है, दिन और रात को चंचल कर रखा है। वह निरंतर चंचल्य कर्म क्लांत शशांक के रक्त को दोलायित कर देता है। दूसरी ओर शशांक उर्मी को लेकर आनंदित है। इस बात की प्रत्यक्ष उपलब्धि ही उर्मी को आनंद देती है। इतने दिनों तक उर्मी ने यह सुख पाया ही नहीं। वह केवल अपने अस्तित्व मात्र से ही किसी को प्रसन्न कर सकती है, यह बात बहुत दिनों से उसके निकट दबी रह गई थी। इसी से उसकी वास्तविक गौरव हानि हुई थी। शशांक का आहार विहार यथा अभ्यास चल रहा है कि नहीं, ठीक समय पर ठीक चीज का आयोजन हुआ या नहीं, यह बात इस घर के प्रभु के मन में गौण हो गई है। प्रभु यूं ही अकारण ही प्रसन्न है। शर्मिला से शशांक कहता, तुम छोटी मोटी बातों को लेकर इतना परेशान क्यों होती हो? अभ्यास में जरा फेरबदल होने से कुछ असुविधा तो होती नहीं, बल्कि वह अच्छा ही लगता है। इन दिनों शशांक का मन ज्वार भाटे के बीच में पड़ी हुई नदी की भांति सा हो गया है। कामकाज का वेग ठिठक सा गया है। किसी जरा सी देर के लिए या बाधा से मुश्किल हो जाएगी, नुकसान होगा, ऐसी उद्वेगजनक बातें सदा नहीं सुनाई देती। ऐसा कुछ यदि प्रकट भी होता है तो उर्मी उसकी गंभीरता को तोड़ देती है, हंस देता है, मुख का गंभीर भाव देखकर कहती है, आज तुम्हारा हवा आया था क्या? वही हरी पगड़ी वाला, जाने किस देश का दलाल, डरा धमका गया है शायद। शशांक विस्मित होकर कहता, तुम उसे कैसे जान गई? मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उस दिन जब तुम बाहर चले गए थे तो वह आकर अकेला बरामदे में बैठा रहा। मैंने ही उसे बहुत तरह की बातों में भुला रखा था। उसका घर बीकानेर में है। उसकी स्त्री मर गई है मच्छरदानी में आग लगने से। नई शादी की फिराक में है। तो अब से जब मैं निकल जाया करूं तो वह रोज ही आया करेगा। जब तक स्त्री नहीं मिल जाती तब तक उसके स्वप्न का रंग तो जमा रहेगा। मुझे बता जाना कि उससे कौन सा काम पटा लेना होगा। उसके रंग ढंग से मालूम होता है मैं पटा सकूंगी। आजकल शशांक की आमदनी के खाते में 99 के ऊपर की जो मोटी मोटी संख्याएं चलंत अवस्था में हैं, वे यदि बीच बीच में सब्र करें तो उसमें व्यस्त हो उठने योग्य चांचल्य नहीं दिखाई देता। सायकाल रेडियो के पास कान लगाए रखने का उत्साह अब तक शशांक मौजूमदार में अनभिव्यक्त ही था। आजकल जब उर्मी उसे इसी के लिए खींचकर ले जाती है तब यह विषय न तो तुच्छ ही मालूम होता है और न समय ही व्यर्थ जान पड़ता है। हवाई जहाज का उड़ना देखने के लिए एक दिन सुबह सुबह उसे दम दम तक जाना पड़ा था। वैज्ञानिक कौतूहल उसका प्रधान आकर्षण नहीं था। न्यू मार्केट में शॉपिंग करने का यही उसका श्री गणेश है। इसके पहले शर्मिला बीच बीच में मछली, मांस, फल, मूल, साग, सब्जी खरीदने वहां जाती थी। वह जानती थी कि यह कार्य विशेष भाव से उसी के विभाग का है। यहाँ शशांक उसकी सहायता करेगा, यह बात कभी उसके मन में भी नहीं आई। उसने चाही भी नहीं। लेकिन उर्मी तो खरीदने नहीं जाती। वह सिर्फ चीजों को उलट पुलट कर देखती फिरती है, मोल भाव करती है, और यदि शशांक खरीद देना चाहता है तो उसका मनी बैग छीनकर अपने बैग की हिफाजत में डाल लेती है। शशांक के काम के लिए उर्मी के दिल में जरा भी दर्द नहीं था। कभी कभी वह ज्यादा बाधा देने के कारण शशांक की डांट भी खा गई थी, पर उसका फल ऐसा शोका वह हुआ कि उसकी शोचनीयता दूर करने में शशांक को दुगुना समय देना पड़ा। इधर तो उर्मी की आंखों में वाष्प संचार और उधर अपरिहार्य कार्य की ताकीद। आखिर संकट में पड़कर उसने घर के बाहर के चैम्बर में कामकाज खत्म कर देने की कोशिश की,
लेकिन तीसरा पहर बीतते न बीतते वहां रहना दुस्सह हो जाता। जिस दिन किसी कारण से विशेष देर हो जाती, उस दिन उर्मी का अभिमान दुर्भेद्य मौन के अंतराल में दुर्जय हो उठता। इस रुद्ध अश्रु की कुहेलिका में आच्छन्न मन शशांक को आनंदित करता। भले आदमी की तरह कहता, उर्मी, तुम बात नहीं करोगी? इस सत्याग्रह की रक्षा करना उचित है, किंतु धर्म की दुहाई है, नहीं खेलने का प्रण तो तुमने किया नहीं। इसके बाद शशांक हाथ में टेनिस बैट लेकर चला आता। खेलते समय जब जीत के नजदीक आता तो जानबूझकर हार जाता। जो समय नष्ट होता उसके लिए फिर दूसरे दिन उठकर पश्चाताप किया करता। किसी छुट्टी के दिन सायंकाल शशांक जब दाहिने हाथ में लाल नीली पेंसिल लेकर बाएं हाथ की उंगलियों को बिना कारण सिर के बालों में फेरता हुआ ऑफिस डेस्क पर बैठकर किसी एक दुस्साध्य कार्य को करने के लिए मशगूल था, उसी समय उर्मी आकर बोली, तुम्हारे उस दलाल के साथ तय किया है कि वह आज मुझे परेशनाथ का मंदिर दिखाने को ले जाएगा। चलो मेरे साथ, मेरे भले जीजा जी। शशांक ने गिड़गिड़ाकर कहा, ना भाई, आज नहीं, इस समय उठना कठिन है। कामकाज के गुरुत्व से उर्मी को जरा भी डर नहीं लगता। बोली, अबला रमणी को हरी पगड़ी वाले के साथ आरक्षित अवस्था में छोड़ देने में तुम्हें संकोच नहीं होता? यही तुम्हारी शिवलरी है? आखिरकार उसकी खींचतान से शशांक को कामकाज छोड़कर मोटर हाँकनी पड़ी। इस प्रकार का उत्पात हो रहा है, इसका आभास जब शर्मिला को मिलता तो वह बहुत नाराज होती, क्योंकि उसके मत से पुरुष की साधना के क्षेत्र में स्त्रियों का अनाधिकार प्रवेश किसी प्रकार क्षम्य नहीं। शर्मिला उर्मी को बराबर छोटी बच्ची जैसी ही जानती आई है। आज भी उसके मन में यही धारणा है, सो कोई बात नहीं। लेकिन इसीलिए दफ्तर तो लड़कपन करने की जगह नहीं है। अतएव उर्मी को बुलाकर खूब डांट बताती है। उस डांट फटकार से कुछ निश्चित फायदा हो सकता था, लेकिन पत्नी के क्रुद्ध कंठ स्वर को सुनकर शशांक स्वयं आकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता और आंख मिचकाकर उर्मी को आश्वासन देता। ताश का पैक दिखाकर इशारा करता, जिसका भाव यह होता कि चली आओ, ऑफिस में बैठकर तुम्हें पोकर का खेल सिखाऊंगा। यह ताश खेलने का समय बिल्कुल नहीं था और न खेलने की बात मन में लाने लायक समय या उसका अभिप्राय ही उसका था। लेकिन बड़ी बहन की कड़ी फटकार से उर्मी के मन में जो पीड़ा होती, वह उर्मी की अपेक्षा उसे ही ज्यादा लगती। वह खुद ही उर्मी को अनुनय करके या थोड़ा सा डांट कर भी कार्य क्षेत्र से हटा देता, किंतु शर्मिला इसी बात को लेकर उर्मी को डांटेगी, यह बात उसके लिए दुस्सह थी। शर्मिला शशांक को बुलाकर कहती, जिस बात पर भी वह मचलेगी उसी बात पर तुम ध्यान देने लगो तो चलेगा कैसे? इससे वक्त बेवक्त तुम्हारे काम का नुकसान जो होता है। शशांक कहता, बच्ची है बेचारी, यहाँ कोई उसका संगी साथी नहीं, जरा खेलने खाने का मौका ना मिलने से जिएगी कैसे? यह तो हुआ नाना प्रकार का लड़कपन। उधर शशांक जब कोई मकान बनाने का प्लान बनाता रहता तो उर्मी उसकी बगल में कुर्सी खींचकर बैठ जाती, कहती, समझा दो। सहज ही समझ भी लेती। गणित के नियम उसे बिल्कुल जटिल नहीं लगते। शशांक अत्यंत प्रसन्न होता, उसे प्रॉब्लम देता, वह हल कर लाती। झूठ कंपनी के स्टीम लंच पर शशांक जब काम की देखरेख में निकलता तो वह हट कर बैठती, मैं भी जाऊंगी। सिर्फ जाती ही नहीं, माप जोख का हिसाब लेकर बहस भी करती। शशांक पुलकित हो उठता। भरपूर कवित्व की अपेक्षा इसका रस ज्यादा होता, इसीलिए अब चैम्बर का काम जब वह घर ले आता तो मन में आशंका नहीं रहती। लकीर खींचने वाले हिसाब के काम में उसे साथी मिल गया है। उर्मी को बगल में बैठाकर समझा समझा कर काम करता। यद्यपि काम बहुत तेजी से अग्रसर नहीं होता तो भी समय की लंबाई सार्थक जान पड़ती। यहीं शर्मिला को काफी धक्का लगता। उर्मी के लड़कपन को वह समझती है। गृहस्थी ना चलाने की त्रुटि को भी वह स्नेहपूर्वक सह लेती है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में पति के साथ स्त्री बुद्धि के दूरत्व को उसने स्वयं अनिवार्य मान लिया था। वहीं उर्मी का अबाध आना जाना उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। यह एकदम हिमाकत है। अपनी अपनी सीमाएं मानकर चलने को ही गीता ने स्वधर्म कहा है। मन ही मन अत्यंत अधीर होकर एक दिन उसने उर्मी से पूछा, अच्छा उर्मी, वह सब आंकना मापना हिसाब लगाना तुझे क्या सचमुच अच्छा लगता है? मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। शर्मिला ने अविश्वास के स्वर में कहा, अच्छा लगता है?
उन्हें खुश करने के लिए दिखाया करती है कि अच्छा लगता है। यही सही, खिलाने पिलाने के सेवा यत्न के द्वारा शशांक को प्रसन्न करना तो शर्मिला को अच्छा ही लगता है, लेकिन इस तरह की खुशी उसकी अपनी खुशी के साथ मेल नहीं खाती। शशांक को बार बार बुलाकर कहती, इसके साथ समय क्यों बेकार नष्ट करते हो? उससे तुम्हारे काम का कितना हर्ज होता है। छोटी बच्ची है, उसे यह सब क्या समझ में आएगा? शशांक कहता, मुझसे कम नहीं समझती, और समझता इस प्रशंसा से दीदी आनंदित हुई होंगी। नादान। अपने कार्य के गौरव से शशांक ने जब अपनी स्त्री के प्रति मनोयोग को छोटा किया था, तब शर्मिला ने उसे अगत्या नहीं मान लिया था। इससे उसने गर्व का ही अनुभव किया था। इसलिए इन दिनों अपने सेवा परायण हृदय के दावे को उसने बहुत कुछ कम कर लिया। वह कहती, पुरुष राजा जाति के हैं, उन्हें बराबर ही दुस्साध्य कर्म का अधिकार प्रशस्त करना होता है, नहीं तो वे स्त्रियों से भी नीचे हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वाभाविक माधुर्य और प्रेम के जन्मजात ऐश्वर्य से ही प्रतिदिन संसार में अपने आसन को सहज ही सार्थक किए रहती हैं। पुराने जमाने के राजा लोग बिना प्रयोजन के ही राज्य जीतने के लिए निकल पड़ते थे। उनका उद्देश्य राज्य लाभ करना नहीं, बल्कि नए सिरे से पौरुष का गौरव प्रमाणित करना हुआ करता था। इस गौरव में स्त्रियों को बाधा नहीं देनी चाहिए। शर्मिला ने बाधा नहीं दी, स्वेच्छा से शशांक की लक्ष्य साधना के संपूर्ण पथ को छोड़ दिया। एक समय उसने अपने सेवा जाल में शशांक को फांस रखा था। मन में कष्ट होने पर भी उसने उस जाल को शिथिल कर दिया। सेवा अब भी पर्याप्त करती है, लेकिन अदृश्य नेपथ्य में रहकर। लेकिन हाय, आज उसके पति का यह कैसा पराभव धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। रोग शैया से वह सब तो नहीं देख सकती, पर काफी आभास पा जाती है। शशांक का मुंह देखते ही समझ सकती है कि वह हमेशा कुछ अजीब तरह के आवेश में रहता है। यह रत्ती भर की लड़की कितने थोड़े समय में इस कर्म कठिन पुरुष को इतनी बड़ी साधना के आसन से विचलित किए दे रही है। पति की यह अश्रद्धेयता शर्मिला को रोग की पीड़ा से भी अधिक दुख दे रही है। शशांक के आहार विहार वेशवास आदि को व्यवस्था में अनेक प्रकार की त्रुटि हो रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं। जो पथ्य उसे विशेष रुचिकर हैं, खाने के समय अचानक देखा जाता है कि वही अनुपस्थित है। इसकी कैफियत मिलती है, किंतु यहाँ किसी कैफियत को आज तक माना नहीं गया। ऐसी असावधानता यहाँ अक्षम्य थी, कठोर शासन योग्य मानी जाती थी। इसी विधिबद्ध संसार में आज इतना बड़ा युगांतर उपस्थित हुआ है कि गुरुतर त्रुटियां भी प्रहसन के समान हो गई हैं। दोष किसे दें? उर्मी यदि दीदी के निर्देश के अनुसार रसोई घर में बेत के मोढ़े पर बैठकर पाक प्रणाली के परिचालन कार्य में नियुक्त होती, और साथ ही साथ मिश्रानी जी के पूर्व जीवन की बातों की आलोचना चलती रहती, तो ऐसे ही समय शशांक अचानक आकर कहता, इस समय वह सब रहने दो। क्यों, क्या करना होगा? इस वक्त मेरी छुट्टी है, चलो विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत देखाएं। उसका घमंड देखकर मुझे क्यों हंसी आती है, सो तुम्हें समझा दूंगा। इतने बड़े प्रलोभन से कर्तव्य को छोड़कर जाने के लिए उर्मी का मन तत्क्षण चंचल हो उठता। शर्मिला जानती है कि पाकशाला से उसकी बहन के अंतर्धान हो जाने के बाद भी भोजन की उत्कृष्टता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी स्निग्ध हृदय का थोड़ा सा यत्न शशांक के आराम को अलंकृत करता है। लेकिन आज आराम की बात उठाने से क्या फायदा, जबकि रोज ही साफ मालूम होता है कि आराम मामूली हो गया है। पति बिना आराम के भी प्रसन्न है। इसी ओर से शर्मिला के मन में अशांति का प्रवेश हुआ। रोग शैया पर करवट बदलती हुई वह बार बार अपने आप से कहती, मरने से पहले यह बात समझ ही गई, और सब कर सकी हूं, सिर्फ प्रसन्न नहीं कर सकी। सोचा था उर्मिमाला के भीतर अपने आप को ही देख सकूंगी, लेकिन वह तो बिल्कुल एक दूसरी ही लड़की है। खिड़की के बाहर की ओर ताकती और सोचती, मेरी जगह वह नहीं ले सकी, उसकी जगह मैं नहीं ले सकूंगी। मैं चली जाऊंगी तो सिर्फ नुकसान ही होगा, लेकिन वह चली जाएगी तो सब शून्य हो जाएगा। सोचते सोचते अचानक याद आ गया कि जाड़ों के दिन आ रहे हैं, गर्म कपड़ों को धूप में देना चाहिए। उर्मी उस समय शशांक के साथ पिंग पोंग खेल रही थी। उसे बुला भेजा। बोली,
उर्मी, ये चाबी ले, गर्म कपड़ों को छत पर धूप में फैला दे। उर्मी ने अभी अलमारी में चाबी लगाई ही थी कि शशांक ने आकर कहा, वह सब बाद में होगा, बहुत समय पड़ा है, खेल खत्म कराओ। लेकिन दीदी। अच्छा, दीदी से छुट्टी मांगे लाता हूँ। दीदी ने छुट्टी दे दी और उसके साथ ही एक बड़ी सी दीर्घ निश्वास भी ली। दासी को बुलाकर कहा, जरा रख तो दे मेरे सिर पर ठंडे जल की पट्टी। यद्यपि बहुत दिनों के बाद एकाएक छूट पाकर उर्मी अपने आप को भूल सी गई थी, तथापि किसी किसी दिन उसे अपने जीवन की कठोर जिम्मेदारी याद आ जाती। वह तो स्वाधीन नहीं, वह अपने व्रत के साथ बंधी हुई है। उसी व्रत के साथ मिलकर जिस बंधन ने उसे व्यक्ति विशेष के साथ बांध रखा है, उसका अनुशासन तो सिर पर मौजूद है ही। उसी आदमी ने तो उसके दैनिक जीवन की तफसील ठीक कर दी है। उर्मी किसी प्रकार यह अस्वीकार नहीं कर पाती कि उसके जीवन पर उस आदमी का अधिकार हमेशा के लिए हो गया है। जब नीरद पास था तब स्वीकार करना आसान था, मन में जोर रहा करता था। इस समय उसकी इच्छा तो एकदम विमुख हो गई है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि पीछे पड़ी हुई है। कर्तव्य बुद्धि के इस अत्याचार से मन और भी बिगड़ उठता है। अपने ही किए हुए अपराध को क्षमा करना कठिन हो गया, इसीलिए अपराध प्रोत्साहन पाने लगा। पीड़ा पर अफीम की प्रलेप देने के लिए वह शशांक के साथ खेल कूद और आमोद प्रमोद में अपने को भुला रखने की चेष्टा करती। कहती, इस समय जितने थोड़े से दिनों के लिए छुट्टी मिली है, उतने समय तक वह सब बातें पड़ी रहें। फिर अचानक किसी दिन जोर से सिर हिलाकर ट्रंक में से बही खाता निकालती और उन पर मगज मारने बैठ जाती। अब शशांक की बारी आती। वह किताबों को खींचकर फिर से बक्स में भर देता और उसी बक्स को दबाकर ऊपर बैठ जाता। उर्मी कहती, जीजा जी, ये तुम्हारा बड़ा अन्याय है, मेरा समय मत बर्बाद करो। शशांक कहता, तुम्हारा समय बर्बाद करने में मेरा भी समय बर्बाद होता है, इसीलिए जमा खर्च बराबर हुआ। इसके बाद थोड़ी देर खींचतान करके अंत में उर्मी हार मान लेती। यह उसके लिए बहुत आपत्तिजनक है, ऐसा भी नहीं लगता। इस प्रकार बाधा पाकर भी कर्तव्य बुद्धि की मार 5-6 दिन तक लगातार जारी रहती। बाद में उसका जोर कम हो आता। ऊपर से कहती, मुझे कमजोर न समझना जीजा जी, मेरे मन में प्रतिज्ञा मजबूत ही बनी हुई है। यानी यहाँ से डिग्री लेकर यूरोप में डॉक्टरी सीखने जाऊंगी, फिर अस्पताल स्थापित करके उसकी जिम्मेदारी संभालूंगी। और किसकी जिम्मेदारी संभालोगी? वह जो नीरद मुखर्जी नाम का एक इनसफरेबल। शशांक का मुंह बंद करके उर्मी कहती, चुप रहो, यदि यह सब बातें कहोगे तो तुम्हारे साथ बिल्कुल तकरार हो जाएगी। अपने को उर्मी खूब कठिन करके कहती, मुझे सत्य बनना होगा, मुझे सत्य बनना होगा। नीरद के साथ उसका जो संबंध पिताजी स्वयं स्थिर कर गए हैं, उसके प्रति सच्ची न हो सकने को वह सतीत्व धर्म के विरुद्ध समझती। लेकिन कठिनाई यह थी कि दूसरी ओर से उसको कोई बल नहीं मिलता। वह मानो एक ऐसी लता है जो धरती को तो कसके पकड़े हुई है, किंतु आकाश के प्रकाश से वंचित है। उसकी पंक्तियां पीली पड़ गई हैं। कभी कभी वह असहिष्णु हो उठती, मन ही मन सोचती, यह आदमी जरा ढंग की एक चिट्ठी भी क्यों नहीं लिख सकता। उर्मी ने बहुत दिनों तक कॉन्वेंट में पढ़ा था, और कुछ हो या ना हो, अंग्रेजी वह अच्छी जानती थी। यह बात नीरद को मालूम थी, इसलिए अंग्रेजी में लिखकर उसे अभिभूत करने का प्रण नीरद ने कर रखा था। मातृभाषा में चिट्ठी लिखने से आफत से जी छूटता, लेकिन बेचारे को मालूम नहीं कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। बड़े बड़े शब्दों का संग्रह करता, भारी भरकम किताबी वाक्यों की योजना करता और इस प्रकार पत्र के वाक्यों को बोरों से लदी हुई बैलगाड़ी की तरह बना लेता। उर्मी को हंसी आती, लेकिन हंसने में भी उसे लाज लगती। अपने ही को तिरस्कार करके कहती, बंगाली की अंग्रेजी में कोई त्रुटि हो तो उसे लेकर नुक्ताचीनी करना स्नॉबरी है। देश में रहते हुए आमने सामने बैठकर जब नीरज सदुपदेश दिया करता तो गौरववश उसकी भावभंगी गंभीर उठती। जितना कानों से सुनाई देता उतने से अंदाज में उसका वजन भारी होता, लेकिन लंबी चिट्ठी में अंदाज की गुंजाइश नहीं होती। कमर कसे हुए बड़ी बड़ी बातें हल्की हो जाती, मोटी आवाज से ही वक्तव्य विषय की कमी प्रकट हो जाती। नीरद का जो भाव नजदीक रहते समय बर्दाश्त हो गया था, वही दूर से उसे सबसे अधिक तकलीफ देता। यह आदमी हंसना एकदम जानता ही नहीं। चिट्ठियों में सबसे अधिक इसका अभाव ही प्रकट होता। इस बात में शशांक के साथ उसकी तुलना करके मन में अपने आप आ उपस्थित होती।
तुलना का एक बहाना उस दिन अचानक उपस्थित हुआ। कपड़ा खोजते समय बक्स के नीचे से उसी का बुना हुआ एक अधबना जूता निकला। 4 बरस पहले की बात याद आ गई। हेमंत उन दिनों जीवित था। सब लोग दार्जिलिंग गए हुए थे। आनंद और मौज का अंत नहीं था। हेमंत और शशांक ने मिलकर चहल पहल की धूम मचा दी थी। उर्मी अपनी एक मौसी से बुनाई का एक नया काम सीख कर आई थी। भैया के जन्मदिन पर देने के लिए एक जोड़ा जूता बुनने लगी। शशांक ने मजाक में कहा, भैया को चाहे जो दो, जूता मत दो। भगवान मनु ने कहा है, ऐसा करने से गुरुजन का असम्मान होता है। उर्मी ने व्यंग करके कहा, भगवान मनु ने इस वस्तु का प्रयोग किस पर करने को कहा है? शशांक ने मुंह गंभीर करके कहा, असम्मान का सनातन अधिकार बहनोई को है। यह मेरी पावना है। सूद समेत अब भारी हो आया है। याद तो नहीं पड़ता? याद पड़ने की बात नहीं है। उस समय तुम निहायत नाबालिग थी। इसीलिए जिस दिन शुभ लग्न में तुम्हारी दीदी के साथ इस सौभाग्यवान का विवाह हुआ था, उस दिन सुहागरात के कर्णधार का पद तुम नहीं ग्रहण कर सकी। आज उस करपल्लव की अरचित कान मलाई इस करपल्लव रचित जूते के जोड़े के रूप में ग्रहण कर रही है। इसके ऊपर मेरा दावा है, सो कह देता हूं। शशांक का वह दावा मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि वह जूता यथा समय प्रणामी के रूप में भैया के चरणों में ही निवेदित हुआ। उसके कुछ समय बाद उर्मी ने शशांक का एक पत्र पाया। पाकर वह खूब हंसती रही। वह चिट्ठी आज भी उसके बॉक्स में पड़ी हुई है। आज खोलकर उसने फिर से उसे पढ़ा। कल तो तुम चली गई। तुम्हारी स्मृति पुरानी होते ना होते तुम्हारे नाम एक कलंक की बात फैल गई है। उसे छिपा रखने को मैं कर्तव्य की अवहेलना मानता हूं। मेरे पैरों में एक जोड़ी ताल तले की चप्पल बहुतों ने देखी है, किंतु इससे भी अधिक उसके छेदों को पार करके निकलने वाली मेरी पद नख पंक्ति को ही लोगों ने देखा, जो मेघ मुक्त चंद्रमाला की भांति दशित होती है। देखो, भारत चंद्र का अन्नदा मंगल उपमा की यथार्थता के विषय में संदेह हो तो अपनी दीदी से जांच करा सकती हो। आज सवेरे मेरे दफ्तर के वृंदावन नंदी ने जब मेरे सपादुक चरणों को स्पर्श करके नमस्कार किया, तो मेरी पद मर्यादा की जो विदीर्णता प्रकट हुई, उसकी गौरवहीनता से मेरा मन हिल उठा। मैंने सेवक से प्रश्न किया, महेश, बता सकते हो कि किस अनाधिकारी के श्री चरणों में मेरे नए चप्पलों के जोड़े ने गति पाई है? उसने सिर खुजला कर कहा, उस घर की उर्मी मौसी के साथ जब आप भी दार्जिलिंग गए थे तो साथ ही साथ चप्पलों की जोड़ी भी गई थी। आपके लौटने के समय एक तो आपके साथ लौटी है, लेकिन बाकी एक। उसका मुंह लाल हो उठा। मैंने उसे डांट बताई, बस चुप रहे। वहां बहुत से लोग थे। चप्पल हरण हीन कार्य है, लेकिन मनुष्य का मन दुर्बल होता है। लोभ का दमन करना कठिन होता है। वह ऐसा काम कर ही डालता है। ईश्वर शायद क्षमा करते हैं, तो भी अपहरण कार्य में यदि कुछ बुद्धिमानी का परिचय दिया गया हो तो दुष्कर्म की ग्लानि भी बहुत कुछ कम हो जाती है। लेकिन केवल एक चप्पल था। जिसने यह काम किया है उसका नाम मैंने यथासंभव गुप्त ही रखा है। वह यदि अपने स्वभाव सिद्ध मुखरतावश बेकार चिल्लाना शुरू करें तो भंडा फोड़ हो जाएगा। जहां मन दुरुस्त होता है वहीं चप्पल को लेकर मनमुटाव निभ सकता है। महेश के समान निंदकों का मुख एक जोड़ी सुंदर कलापूर्ण चप्पलों की सहायता से अनायास ही बंद कर सकती हो। जरा उसकी हिमाकत तो देखो। पैरों का माप साथ भेज रहा हूं। चिट्ठी पाकर उर्मी स्मित हास्य के साथ उनका जूता बुनने बैठी थी, किंतु खत्म नहीं कर सकी। उस काम में उसका उत्साह नहीं रह गया था। आज इस असमाप्त जूते का आविष्कार करके उसने स्थिर किया कि उसे दार्जिलिंग यात्रा के वार्षिक दिन को वह शशांक को उपहार देगी, और कुछ एक सप्ताह बाद ही वह दिन आने वाला था। उसने गहरी लंबी सांस ली। कहाँ गए वे दिन जो हंसी से उज्जवल आकाश में हल्के पंखों पर उड़ जाया करते थे? आज तो अवकाशहीन कर्तव्य कठोर मरुजीवन के समान फैला हुआ है। आज होली का दिन है। मुफस्सिल के काम से आज होली खेलने में शशांक को योग देने का समय प्राप्त नहीं था। इस दिन की बात वे लोग भूल ही गए थे। उर्मी ने आज शय्यागता दीदी के चरणों में अबीर चढ़ाकर प्रणाम किया। इसके बाद खोजती खाजती शशांक के ऑफिस के कमरे में जा पहुंची, जहां वह डेस्क पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था। पीछे से जाकर उर्मी ने उसके सिर पर अबीर मल दी। कागज पत्र लाल हो उठे। फिर तो मतता का जोर शुरू हो गया। डेस्क पर दवात में लाल स्याही थी। शशांक ने उसे उर्मी की साड़ी पर ढाल दिया।
हाथ पकड़कर उसी के आंचल से अबीर निकालकर उर्मी के मुंह पर मल दिया। फिर दौड़ धूप धक्का मुक्की शोरगुल। स्नानाहार का समय निकल गया। उर्मी की ऊंची हंसी के उच्छ्वास से सारा मकान मुखरित हो उठा। आखिरकार शशांक के अस्वास्थ्य की आशंका से दूध पर दूध भेजकर शर्मिला ने दोनों को निवृत्त किया। दिन बीत गया। रात बहुत ढल आई। पुष्पित कृष्णचूड़ा की शाखाओं को नीचे छोड़कर पूर्ण चंद्रमा अनावृत आकाश में उठाया। अचानक फागुनी हवा का झोंका झर झर शब्द करता हुआ बगिया के समस्त पेड़ पौधों पर तरंगित हो उठा। नीचे की छाया के जाल ने उसका साथ दिया। खिड़की के पास उर्मी चुपचाप बैठी हुई थी। उसे किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। छाती में रक्त का हिलोल शांत नहीं हुआ था। आम की बौर की सुगंध से मन भर उठता। आज वसंत में माधवी लता की प्रत्येक मज्जा में फूल खिलाने की जो वेदना जागृत थी, मानो वही वेदना उर्मी की समस्त देह को भीतर से उत्सुक कर रही थी। पास के नहाने के घर में जाकर उसने सिर धोया, गीले तौलिए से बदन पोंछ लिया। बिस्तर पर करवट बदलते बदलते थोड़ी देर बाद स्वप्न जड़ित निद्रा से वह आविष्ट हो गई। रात को 3 बजे नींद खुली। चांद उस समय खिड़की के सामने नहीं था। घर में अंधकार, बाहर प्रकाश और छाया से जड़ित सुपारी वृक्षों की वीथिका उर्मी के वक्ष स्थल को चीरकर जैसे रुलाई उमड़ाई, जो किसी प्रकार रुकना नहीं चाहती। तकिए में मुंह ढककर वह रोने लगी। प्राणों की यह रुलाई थी। भाषा में इसके लिए शब्द नहीं, अर्थ नहीं। पूछने पर वह क्या बता सकती थी कि कहां से उसके देह और मन में वेदना का यह ज्वार उद्वेल हो उठा है और बहा ले जा रहा है दिन की कर्म सूची, रात की सुख निद्रा को। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो घर में धूप आ गई थी। सवेरे के काम में फांक पड़ गया। थकान की बात याद करके शर्मिला ने उसे क्षमा किया। इस बात के अनुताप से उर्मी आज अवसन्न थी। क्यों उसे लग रहा है कि उसकी हार शुरू हो गई है। दीदी से जाकर बोली, दीदी मैं तो तुम्हारा कोई काम कर नहीं सकती, कहो तो घर लौट जाऊं। आज तो शर्मिला यह नहीं कह सकी कि नहीं मत जा। बोली, अच्छा तू जा, तेरी पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो रहा है। बीच बीच में जब समय मिले तब देख जाना। शशांक उस समय काम पर निकल गया था। मौका देखकर उर्मी उसी दिन घर लौट गई। शशांक उस दिन यांत्रिक चित्र खींचने का एक सेट खरीदकर घर लौटा। उर्मी को देगा उसे यह विद्या सिखाने की बात थी। लौटकर उसे यथास्थान न देखकर शर्मिला से आकर पूछा, उर्मी कहाँ गई? शर्मिला बोली, यहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई में असुविधा हो रही थी, इसीलिए घर चली गई। कुछ दिन असुविधा भोग करने के लिए तो वह तैयार होकर आई थी। अचानक आज की असुविधा बात कैसे उठी? बात के लहजे से शर्मिला ने समझा कि शशांक उसी पर संदेह कर रहा है। इस विषय में कोई व्यर्थ का तर्क न करके बोली, मेरी ओर से तुम उसे बुला लाओ, निश्चय ही उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। उधर उर्मी जब अपने घर लौट कर आई तो देखा बहुत दिनों के बाद नीरद की चिट्ठी आकर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। मारे डर के वह खोल ही नहीं सकी। मन ही मन जानती थी कि मेरी ओर से अपराध जमा हो गए हैं। नियम भंग की कैफियत देने के लिए इसके पहले दीदी की बीमारी का उल्लेख किया गया था, पर कुछ दिनों से यह कैफियत प्राय मिथ्या हो आई है। शशांक ने विशेष रूप से जिद करके शर्मिला के लिए दिन और रात के लिए अलग अलग नर्सें नियुक्त कर दी हैं। डॉक्टर के निर्देशानुसार वे लोग रोगी के घर में आत्मीय स्वजनों का आना जाना बंद कर दिया करती हैं। उर्मी मन ही मन जानती थी कि नीरद दीदी की बीमारी वाली कैफियत को बहुत बड़ी बात नहीं मानेगा। कहेगा, यह बेकार की बात है। सचमुच ही यह बेकार की बात है। मेरी तो वहां कोई जरूरत नहीं है। पश्चाताप भरे मन से उसने निश्चय किया कि इस बार दोष स्वीकार करूंगी और क्षमा मांगूंगी। कहूंगी, अब कोई गलती नहीं करूंगी, कभी भी नियम भंग नहीं करूंगी। चिट्ठी खोलने से पहले बहुत दिनों के बाद उसने नीरद के उसी फोटो को निकाला और मेज पर रख दिया। जानती थी कि इस चित्र को देखकर शशांक खूब मजाक उड़ाएगा, तो भी उर्मी उसके मजाक से एकदम कुंठित नहीं होगी, बिल्कुल नहीं झेपेगी। यही उसका प्रायश्चित है। दीदी के घर वह इस बात को दबा देती थी कि नीरद के साथ उसका विवाह होगा। दूसरे लोग भी इस प्रसंग को नहीं उठाते थे क्योंकि वह सभी को अप्रिय था। आज मुट्ठी बांध कर उर्मी ने स्थिर किया कि अपने सब व्यवहारों में वह इस प्रसंग की घोषणा जोर के साथ ही किया करेगी। एंगेजमेंट की अंगूठी को कुछ दिनों से उसने छिपा रखा था, निकालकर आज उसे धारण किया। अंगूठी निहायत कम दाम की थी। नीरद ने अपनी ईमानदारी भरी गरीबी के गर्व से ही
इस सस्ती अंगूठी का दाम हीरे से भी अधिक बढ़ा दिया था। भाव यह था कि अंगूठी के दाम से मेरा दाम निश्चित नहीं होता, मेरे दाम से ही अंगूठी का दाम निश्चित होता है। इस प्रकार यथासाध्य अपना संशोधन करने के बाद उर्मी ने लिफाफा खोला। चिट्ठी पढ़कर हठात उछल पड़ी। नाचने की इच्छा हुई पर नाच का उसे अभ्यास नहीं था। बिस्तर पर सितार पड़ा हुआ था। उसे उठाकर सुर बांधे बिना ही झनाझन झंकार देती हुई जो जी में आया वही बजाने लगी। ठीक ऐसे ही समय शशांक ने घर में प्रवेश किया। पूछा, मामला क्या है? शादी का दिन ठीक हो गया क्या? हाँ जीजाजी, ठीक हो गया। अब किसी प्रकार इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसी समय शहनाई का बयाना दे आऊं और भीमचंद्र नाग के संदेश का? तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, खुद सब कुछ करोगी। धन्य हो वीरांगने। और लड़की का आशीर्वाद? उस आशीर्वाद का रुपया मेरे ही पॉकेट से गया है। तो मछली के तेल में ही मछली तली गई है। कुछ ठीक में समझ नहीं आया। यह लो, समझ लो, कहकर उसने चिट्ठी हाथ पर रख दी। पढ़कर शशांक जोर जोर से हंस पड़ा। लिखा है, रिसर्च के जिस दुरूह कार्य में नीरद अपने आप को लगा देना चाहता है वह भारतवर्ष में संभव नहीं है। इसीलिए उसे अपने जीवन में एक और बड़ा बलिदान करना पड़ेगा। उर्मी के साथ विवाह संबंध विच्छिन्न किए बिना अब चल ही नहीं सकता। एक यूरोपीय महिला उसके साथ विवाह करके उसके कार्य में आत्मनियोग करने को तैयार है, लेकिन काम तो वही है। भारतवर्ष में हो तो और विलायत में हो तो। राजा राम बाबू ने जिस कार्य के लिए धन देना चाहा था उसका कुछ हिस्सा वहां लगाने में कोई अन्याय नहीं है। उससे मृत व्यक्ति का सम्मान ही होगा। शशांक ने कहा, जीवित व्यक्ति को कुछ कुछ देकर यदि उस दूर देश में ही जला रख सको तो बुरा क्या है, क्योंकि यदि रुपया बंद कर दिया जाए तो भूख की ज्वाला से अधमरा होकर यहां दौड़ा चलाएगा, यह आशंका है। उर्मी ने हंसकर कहा, यदि तुम्हारे मन में यह डर हो तो रुपया तुम ही भेजना, मैं तो एक पैसा भी नहीं देती। शशांक बोला, फिर से मन तो नहीं बदलेगा ना? माननी का अभिमान तो अटल ही बना रहेगा। यदि बदला ही तो तुम्हें इससे क्या जीजाजी? सवाल का सही जवाब दूं तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए चुप रहता हूं। पर सोचता हूं इस आदमी का गंडस्थल तो कम नहीं है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं चीक। उर्मी के मन से एक बड़ा भारी बोझ उतर गया, बहुत दिनों का बोझ। छुटकारे के आनंद में वह ऐसी विह्वल हुई कि कुछ तय ही नहीं कर पाई कि क्या करे क्या नहीं। कामों को अपनी उस सूची को उसने फाड़ कर फेंक दिया। गली में एक भिखमंगा भीख मांग रहा था, उसकी ओर खिड़की से अंगूठी जोर से फेंक दी। पूछा, पेंसिल से निशान बनाई हुई इन पुस्तकों को कोई फेरी वाला खरीदेगा क्या? यदि ना खरीदे उसका क्या फलाफल होगा सुनूं भला। कहीं इसमें पुराने जमाने का भूत डेरा ना डाले रहे, बीच बीच में आधी रात को मेरे बिछौने के पास उंगली उठाकर खड़ा हो जाए तो? ऐसी आशंका हो तो फेरी वाली की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, मैं खुद खरीदूंगा। खरीद कर क्या करोगे? हिंदू शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार। यदि तुम्हारे मन को सांत्वना मिले तो गया तक जाने को तैयार हूं। ना, इतनी ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, अपनी लाइब्रेरी में पिरामिड खड़ा करके इनकी मम्मी बनाकर रख छोड़ूंगा। लेकिन आज तुम अपने काम पर नहीं जा सकोगे। सारा दिन? सारा दिन। क्या करना होगा? मोटर पर चंपत हो जाएंगे। दीदी से छुट्टी मांग लाओ। ना, लौट कर आऊंगी तभी दीदी से कहूंगी। उस समय मुझ पर खूब डांट पड़ेगी, सो बर्दाश्त हो जाएगी। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी दीदी की डांट पचा लेने को तैयार हूं। टायर यदि फट जाए तो दुखित नहीं होऊंगा। घंटे में 45 मील का रफ्तार से 2-4 जनों को कुचलता हुआ जेल खाने तक पहुंचने में भी कोई एतराज नहीं है। किंतु 3 बार प्रतिज्ञा करो कि इस मोटर की रथ यात्रा को समाप्त करके तुम हमारे ही घर लौट चलोगी। चलूंगी चलूंगी चलूंगी। मोटर यात्रा के बाद दोनों भवानीपुर के घर में लौट आए, किंतु घंटे में 45 मील की रफ्तार का वेग रक्त में तब भी जारी था। वह किसी प्रकार रुकना ही नहीं चाहता। संसार का सारा दायित्व, भय और लज्जा इस वेग के सामने विलुप्त हो गए। कई दिन तक शशांक को सारे कामकाज भूल गए। मन ही मन उसने समझा कि यह अच्छा नहीं हो रहा है। कामकाज का नुकसान बहुत भारी होना भी असंभव नहीं। रात को बिस्तर पर सोए सोए वह दुश्चिंततावश दुस्संभावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर देखता, किंतु दूसरे दिन फिर स्वाधिकार प्रमत्त मेघदूत के यक्ष के समान हो जाता। एक बार शराब पीने पर उसके अनुताप को ढकने के लिए
फिर से पीना पड़ता है। शशांक। कुछ दिन इसी प्रकार बीते। आंखों में खुमारी आई, मन आविल हो उठा। अपने को ठीक ठाक समझने में उर्मी को थोड़ा समय लगा, किंतु एक दिन वह अचानक चौंक उठी। अपने को उसने समझा। न जाने क्यों मथुरा भैया से वह डरा करती, बराबर उनकी नजर बचाकर निकल जाने का प्रयत्न करती। उस दिन मथुरा प्रातःकाल दीदी के घर में आया और दोपहरी तक रहकर चला गया। उसके बाद दीदी ने उर्मी को बुलवा भेजा। उसका मुंह कठोर होकर भी शांत था। बोली, प्रतिदिन उनके कामकाज में विघ्न डालकर यह क्या अनर्थ कर रखा है तूने, पता है? उर्मी डर गई। बोली, क्या हुआ है? दीदी ने कहा, मथुरा भैया बता गए हैं कि कुछ दिनों से तेरे बहनोई अपना काम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। जवाहरलाल पर भार दिया था, उसने खुले हाथ माल मसाले की चोरी की है। बड़े बड़े गोदामों की छतें झंझरी हो गई हैं। उस दिन की वृष्टि से इसका पता चला है। माल बर्बाद हो रहा है। हमारी कंपनी का बड़ा नाम है, इसलिए उन लोगों ने जांच नहीं की थी। अब बड़ी भारी निंदा और नुकसानी गर्दन पर सवार हो गई है। मथुरा भैया अलग होना चाहते हैं। उर्मी की छाती धक धक करके धड़कने लगी। क्षण भर में बिजली की रोशनी में मानो उसने अपने मन के प्रच्छन्न रहस्य को देख लिया। स्पष्ट ही समझ गई कि न जाने कब अनजाने में उसके मन का भीतरी हिस्सा मतवाला हो उठा था। भला बुरा वह कुछ भी सोच नहीं सकी थी। शशांक का कार्य ही मानो उसका प्रतिद्वंदी था, उसी से उसकी कुट्टी थी। उसे कामकाज से अपने पास खींच लाने के लिए उर्मी सदा छटपटाया करती। कितनी ही बार ऐसा हुआ था कि शशांक स्नानागार में था और काम से यदि कोई मिलने आया तो उर्मी ने कहला दिया, कह दो अभी भेंट नहीं होगी। उसे डर बना रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि स्नान से निकलते ही शशांक को फुर्सत ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि वह कामकाज में उलझ जाए और उर्मी का सारा दिन ही व्यर्थ हो जाए। आज अपने दुरंत नशे की सांघातिक मूर्ति उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठी। वह उसी समय दीदी के चरणों पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बारंबार रुंधे गले से कहने लगी, खदेड़ दो मुझे अपने घर से, अभी निकाल बाहर करो मुझे। आज दीदी ने निश्चित रूप से स्थिर कर लिया था कि उर्मी को किसी प्रकार भी क्षमा नहीं करेंगी, लेकिन मन पिघल गया। धीरे धीरे उर्मी माला के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, कुछ चिंता ना कर, कोई ना कोई उपाय होगा ही। उर्मी उठकर बैठ गई। बोली, दीदी तुम ही लोगों का क्यों नुकसान होगा, मेरे भी तो रुपया है। शर्मिला ने कहा, पागल हुई है क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मथुरा भैया से मैंने कह दिया है कि वे कुछ गोलमाल ना करें, मैं रुपया भर दूंगी। और तुझे भी कहती हूं, ऐसा ना हो कि तेरे जीजा जी के कानों यह बात पहुंच जाए कि मेरे पास तक भी खबर पहुंची है। माफ करो दीदी, मुझे माफ करो, कहकर उर्मी फिर दीदी के पैरों पर माथा रगड़ने लगी। शर्मिला आंखों के आंसू पोंछकर क्लांत स्वर में कहने लगी, कौन किसे माफ करेगा बहन, संसार बड़ा जटिल है। जो सोचती हूं वह होता नहीं, जिसके लिए प्राणों की बाजी लगा देती हूं वही खिसक पड़ता है। उर्मी दीदी को छोड़कर अब क्षण भर के लिए भी हिलना नहीं चाहती। दवा देना, नहलाना, खिलाना, सुलाना, सब छोटी मोटी बातें वह स्वयं करने लगी। फिर से पढ़ना शुरू किया, सो भी दीदी के पास बैठकर। खुद पर अब उसका विश्वास नहीं रह गया था, शशांक पर भी नहीं। नतीजा यह हुआ कि शशांक बार बार रोगिणी के कमरे में आने लगा। पुरुष की अंधता वश ही वह यह समझ नहीं सका कि उसकी छटपटाहट का तात्पर्य स्त्री को मालूम हो जाता है। उर्मी मारे शर्म के गड़ जाती। शशांक आता है मोहन बागान के फुटबॉल का प्रलोभन लेकर, व्यर्थ होता है। पेंसिल से चिन्हित अखबार में चार्ली चैपलिन का विज्ञापन दिखाता है, कोई नतीजा नहीं निकलता। उर्मी जब दुर्लभ नहीं थी तब भी बाधा विघ्न के भीतर से शशांक कामकाज किया ही करता था, किंतु अब वह एकदम असंभव हो उठा। हतभाग्य के इस निरर्थक निपीड़न से शर्मिला पहले तो बड़े दुख से भीतर भी सुख पाती, किंतु बाद में उसने देखा कि उसकी पीड़ा प्रबल हो उठी है, मुंह सूख गया है, आंखों के नीचे झाई पड़ गई है। उर्मी खाने के समय पास नहीं बैठती, इसीलिए शशांक के खाने का उत्साह और परिमाण दोनों कम होते जा रहे हैं, यह उसे देखने से प्रकट हो जाता।
कुछ दिन पहले इस घर में आनंद की जो बाढ़ आई थी वह बिल्कुल उतर गई है, और फिर भी पहले उनकी जो सहज दिनचर्या थी वह भी नहीं रह गई है। कभी शशांक अपने चेहरे को संवारने के विषय में उदासीन था। नाई से बाल बनवाते समय प्रायः सिर मुंडा ही लेता था। कंघी की जरूरत हो तो चौथाई की चौथाई तक जा पहुंचती थी। शर्मिला इसके लिए पहले बहुत वाग वितंडा करती, बाद में हार कर उसने पतवार छोड़ दी थी। किंतु इन दिनों उर्मी की ऊंची हंसी से मिली हुई संक्षिप्त आपत्ति भी निष्फल नहीं होती। नए संस्करण के केशोद्गम के साथ सुगंधित तेल का संयोग साधन शशांक के सिर में यह पहली बार ही जुटा है। लेकिन आजकल केशोन्नति विधान के प्रति अनादर से ही उसकी अंतर्वेदना पकड़ी गई है, सो भी इतनी अधिक कि उसे उपलक्ष्य बनाकर प्रकट या अप्रकट तीव्र हंसी भी अब चल नहीं सकती। शर्मिला की उत्कंठा ने उसके क्षोभ को अभिभूत कर दिया। पति के प्रति करुणा और अपने प्रति धिक्कार से उसका हृदय फटने लगा। रोग की पीड़ा और भी बढ़ने लगी। मैदान में किले के फौजदारों को लड़ाई का खेल होने वाला था। शशांक ने डरते डरते पूछा, उर्मी, चलोगी देखने? अच्छी सी जगह रिजर्व करा ली है मैंने। उर्मी के कोई उत्तर देने से पहले शर्मिला बोल उठी, जाएगी क्यों नहीं, जरूर जाएगी। जरा बाहर घूम आने के लिए वह छटपटा रही है। बढ़ावा पाकर 2 दिन बीतते न बीतते उसने फिर पूछा, सर्कस? इस प्रस्ताव में उर्मिमाला का ही उत्साह दिखाई दिया। इसके बाद बोटानिकल गार्डन, इसमें जरा बाधा महसूस हुई। दीदी को छोड़कर देर तक बाहर रहने के पक्ष में उर्मी का मन राय नहीं देता। दीदी ने स्वयं शशांक का पक्ष लिया। दुनिया भर के मजूरों के बीच काम करते करते दोपहरी भर हैरान होते हैं। सारा दिन केवल धूल बालू में कट जाता है। बाहर की हवा ना खा आने से शरीर ही भुरकस हो जाएगा। इसी युक्ति के बल पर स्टीमर में राजगंज तक घूम आना भी असंगत नहीं मालूम हुआ। शर्मिला मन ही मन कहती, जिसके लिए उन्हें कामकाज के छूट जाने की चिंता नहीं है, उसका छूटना उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। शशांक को किसी ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं था, लेकिन चारों ओर से वह अव्यक्त समर्थन पाने लगा। शशांक ने एक प्रकार से ठीक ही कर लिया कि शर्मिला के मन में कोई विशेष पीड़ा नहीं है। उन दोनों को एकत्र प्रसन्न देखकर ही वह प्रसन्न रहेगी। साधारण स्त्री के लिए यह संभव नहीं हो सकता था, पर शर्मिला तो असाधारण है। शशांक जिन दिनों नौकरी करता था, उन्हीं दिनों किसी कलाकार ने रंगीन पेंसिल से शर्मिला का चित्र बनाया था। इतने दिन तक वह पोर्टफोलियो के भीतर था। उसे निकालकर उसने विलायती दुकान से बेशकीमती फ्रेम में मढ़वाया और अपने ऑफिस वाले कमरे में जहां बैठता था उसके ठीक सामने दीवार पर टंगा दिया। सामने एक फूलदानी रखी गई जिसमें माली रोज फूल सजाया करता था। आखिरकार एक दिन शशांक जब उर्मी को बगीचे में यह दिखा रहा था कि सूर्यमुखी कैसी खिली हुई है, अचानक एक बार उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम जरूर जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और तुम्हारी दीदी, वे तो देवी हैं। मैं उनकी जितनी भक्ति करता हूं उतनी जीवन में और किसी की नहीं करता। वे पृथ्वी की मानवी नहीं, हम लोगों के धरातल से बहुत ऊंचे रहने वाली हैं। दीदी ने उर्मी को बार बार स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जब वे इस जगत में नहीं रहेंगी उस समय उनकी जो सबसे बड़ी सांत्वना होगी वह उर्मी को देखकर ही होगी। इस गृहस्थी में और किसी स्त्री का आविर्भाव होगा, यह कल्पना भी दीदी को कष्ट पहुंचाती। और फिर शशांक का ध्यान रखने के लिए कोई स्त्री रहेगी ही नहीं, यह निगोड़ी अवस्था भी दीदी को सह्य नहीं हो सकती। दीदी ने उसे रोजगार की बात भी समझा दी है। कहा है, यदि उनके प्रेम में बाधा पड़ी तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। उनका मन जब तृप्त होगा तो कारोबार में अपने आप तरतीबी आ जाएगी। शशांक का मन मतवाला हो गया है। वह एक ऐसे चंद्रलोक में रहने लगा है जहां संसार की सारी जिम्मेवारी सुख तंद्रा में लीन है। आजकल रविवार के पालन में उसका निष्ठा विशुद्ध ईसाई के समान अविचल हो गई है। एक दिन शर्मिला से जाकर बोला, देखो, झूठ वाले अंग्रेजों से उनका स्टिमुलेंट मिल गया है। कल रविवार है, सोचा है सवेरे उर्मी को लेकर डायमंड हार्बर हो आऊं। शाम होने से पहले ही लौट आऊंगा। शर्मिला के वक्ष स्थल की शिराओं को जैसे किसी ने मरोड़ दिया। मारे पीड़ा के उसके मस्तक का चमड़ा सिकुड़ गया। शशांक को यह बात दिखी ही नहीं। शर्मिला ने केवल एक बार प्रश्न किया, खाने पीने की क्या व्यवस्था की है? शशांक ने कहा, होटल में ठीक कर दिया है। एक दिन जब यह सब ठीक करने का भार शर्मिला पर था तब शशांक उदासीन था। आज सब कुछ उलट गया है। जो ही शर्मिला ने कहा,
अच्छा हो आना कि क्षण भर की प्रतीक्षा किए बिना शशांक बाहर निकल गया। शर्मिला की इच्छा हुई कि चिल्ला कर रोए, तकिए में मुंह छिपा कर बार बार कहने लगी, अब अधिक क्यों जी रही हूं। कल रविवार को उनके ब्याह का वार्षिक दिन था। आज तक इस अनुष्ठान में कभी नागा नहीं हुआ। इस बार भी पति को बिना बताए ही बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सारी तैयारी की थी। और कुछ नहीं, ब्याह के दिन शशांक ने जो लाल बनारसी धोती चादर का जोड़ पहना था वही उसे पहनाएगी। पति के गले में माला देकर सामने बैठा कर खिलाएगी, धूप बत्ती जला देगी और पास के कमरे में ग्रामोफोन पर शहनाई बजेगी। और साल शशांक उसे कुछ बताए बिना चुपके से ही कोई ना कोई शौकिया चीज खरीद कर दिया करता। शर्मिला ने सोचा था इस बार भी जरूर देंगे, कल जान सकूंगी। आज वह कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर में जब कोई नहीं होता उस समय केवल बार बार यही चिल्ला उठती कि सब मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। क्या होगा इस सब से? रात को उसे नींद नहीं आई। सवेरे मोटर गाड़ी दरवाजे के पास से निकल गई। आवाज शर्मिला के कानों तक पहुंची। वह फफक फफक कर रो पड़ी। ठाकुर, तुम झूठ हो। यहां से रोग तेजी से बढ़ चला। दुर्लक्षण जिस दिन अत्यंत प्रबल हो उठा उस दिन शर्मिला ने पति को बुलवाया। सायकाल का समय था। घर में धुंधला प्रकाश। नर्स को हट जाने का संकेत किया। पति को पास बैठाकर हाथ पकड़कर बोली, जीवन में मैंने भगवान से जो वर पाया था वह तुम ही हो। उस योग्य शक्ति मुझे उन्होंने नहीं दी। जितना कर सकी किया। दोष बहुत हुए हैं, क्षमा करना। शशांक जाने क्या कहने जा ही रहा था कि शर्मिला बाधा देकर बोली, ना, कुछ मत कहो। उर्मी को तुम्हारे हाथों दिए जा रही हूं। वह मेरी अपनी बहन है। उसमें तुम मुझी को पाओगे और भी बहुत कुछ पाओगे जो मुझ में नहीं पा सके। नहीं, चुप रहो, कुछ बोलो मत, सिर्फ सुन लो। मरण काल में ही मेरा सौभाग्य पूर्ण हुआ, तुम्हें सुखी कर सकी। नर्स ने बाहर से आवाज दी, डॉक्टर साहब आए हैं। शर्मिला ने जवाब दिया, लिवा लाओ। बात वहीं बंद हो गई। शर्मिला के मामा सब प्रकार की अशास्त्रीय चिकित्सा में उत्साही थे। इन दिनों वे एक सन्यासी की सेवा में नियुक्त थे। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ करने को नहीं रह गया तो उन्होंने जिद की कि हिमालय की गुहा से आए हुए बाबा जी की दवा भी आजमा ली जानी चाहिए। न जाने कौन सी तिब्बती जड़ी का चूर्ण और प्रचुर दूध यही दवा के उपकरण थे। शशांक किसी प्रकार नीम हकीमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने आपत्ति की। शर्मिला बोली, और तो कोई फल होगा नहीं, लेकिन मामा जी को संतोष हो जाएगा। देखते देखते फल मिला। सांस का कष्ट कम हुआ, खून का उठना बंद हो गया। 7 दिन बीत गए, 15 दिन निकल गए। शर्मिला उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा, मृत्यु के समय शरीर मौत की तरफ बेपरवाह हो जाता है। आखिरी धक्के के समय बहुत बार अपने को आप ही संभाल लेता है। शर्मिला जी गई। उस समय वह सोचने लगी, यह कैसी आफत आई, अब क्या करूं? आखिरकार क्या जी जाना ही मरने से भी कठिन हो उठेगा? उधर उर्मी अपना सामान संभाल रही थी। यहां उसका अभिनय समाप्त हो गया। दीदी ने आकर कहा, तू जा नहीं सकेगी। यह कैसी बात? हिंदू समाज में क्या कभी लड़की ने बहन की सौत होकर गृहस्थी नहीं चलाई? छी, लोक निंदा। तो विधाता के विधान से भी क्या लोगों के मुंह की बात ही बड़ी होगी? शशांक को बुलाकर कहा, चलो हम लोग नेपाल चलें। वहां दरबार में तुम्हें नौकरी मिलने वाली थी। जरा सी कोशिश करने से ही पा जाओगे। उस देश में कोई बात नहीं उठेगी। शर्मिला ने किसी को दुविधा में पड़ने का अवकाश ही नहीं दिया। जाने की तैयारी होने लगी। उर्मी तब भी उदास होकर कोने कोने छिपती फिरी। शशांक ने उससे कहा, आज यदि तुम मुझे छोड़ जाओ तो क्या दशा होगी, सोच कर देखो। उर्मी ने जवाब दिया, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रही। तुम दोनों जो करोगे वही होगा। सब कुछ संभाल लेने में थोड़ा समय लगा। इसके बाद जब समय नजदीक आया तो उर्मी ने कहा, और 7 दिन तक रुक जाओ, काका जी से कुछ जरूरी बातें कर लूं। उर्मी चली गई। इसी समय मथुरा मुंह भारी के शर्मिला के पास आया। बोला, तुम लोग ठीक समय पर ही जा रहे हो।
तुम्हारे साथ बातचीत पक्की हो जाने के बाद ही मैंने आपस में शशांक के साथ काम बांट लिया था। अपने साथ उसके नफे नुकसान की जिम्मेदारी नहीं रखी। इधर काम से हाथ खींचने के लिए शशांक कई दिन से हिसाब मिला रहा है। देखा गया कि तुम्हारा सारा रुपया डूब गया है। उसके ऊपर भी जो देना ठहरा है उसके लिए शायद मकान बेचना पड़े। शर्मिला ने पूछा। सत्यानाश, इतनी दूर तक पड़ गया, वे जान ही नहीं सके। मथुरा ने कहा। सत्यानाश प्राय गाज गिरने के समान आता है। जिस क्षण मारता है उससे पहले उसका पता भी नहीं चलता। शशांक ने समझा था कि नुकसान हो रहा है। उस समय थोड़े में ही संभाल लिया जा सकता था, लेकिन दुर्बुद्धि हुई। कारोबार की गलती को जल्दी जल्दी सुधार लेने के लिए कोयले के बाजार में तेजी मंदी का खेल खेलने लगा। तेजी के बाजार में जो खरीदा था उसे मंदी के बाजार में बेच देना पड़ा। अचानक आज मालूम हुआ कि आतिशबाजी की तरह सब कुछ उड़ गया है, बच रही है केवल राख। इस समय यदि भगवान की कृपा से नेपाल में काम मिल जाए तो तुम लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। शर्मिला गरीबी से नहीं डरती, बल्कि वह जानती है कि अभाव के समय पति की गृहस्थी में उसका स्थान और भी बड़ा हो जाएगा। दरिद्रता की कठोरता को यथासंभव मुलायम बनाकर वह दिन काट ले जा सकेगी, यह विश्वास उसे है। विशेष करके हाथ में अब भी जो कुछ गहने हैं उनसे उसे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। यह बात भी संकोच के साथ मन में रह रहकर उठ खड़ी होती है कि उर्मी के साथ विवाह हो जाने के बाद उसकी संपत्ति भी तो पति की ही होगी। लेकिन केवल जिंदगी के दिन किसी प्रकार काट लेना ही तो काफी नहीं है। इतने दिनों तक अपनी शक्ति से अपने ही हाथों पति ने जो संपत्ति जोड़ी थी, जिसके लिए शर्मिला ने अपने हृदय की अनेक प्रबल मांगों को जानबूझकर दबा रखा था, वही उनके सम्मिलित जीवन की मूर्तिमती आशा मरीचिका के समान बिला गई। इसी की गौरव हानि ने उसे मिट्टी के साथ मिला दिया। मन ही मन कहने लगी, उस समय अगर मर जाती तो इस धिक्कार से तो बच जाती। मेरे भाग्य में जो था सो तो हुआ, लेकिन दैन्य और अपमान की यह निदारुण शून्यता एक दिन उसके मन में न जाने कैसा परिताप ला देगी। जिसके मोह में अभिभूत हो जाने से यह सब संभव हुआ उसे, खूब संभव। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वे माफ नहीं कर सकेंगे। उसका दिया हुआ अन्न जहर के समान लगेगा। अपनी मत्तता का परिणाम देखकर उसे लाज आएगी। दोष देंगे मदिरा को। यदि अंत तक उर्मी की संपत्ति पर अवलंबित होना आवश्यक ही हो जाए तो इस आत्मविमान के क्षोभ से वे उर्मी को प्रति मुहूर्त जला मारेंगे। इधर मथुरा के साथ हिसाब करने से शशांक को अचानक मालूम हुआ कि शर्मिला का सारा रुपया उसके रोजगार में डूब गया है। अब तक शर्मिला ने उसे यह बात बताई नहीं थी। मथुरा के साथ तय कर लिया था। शशांक को याद आया, नौकरी छोड़ने के बाद उसने कभी शर्मिला से ही रुपया लेकर कारोबार जमाया था। आज कारोबार नष्ट करके शर्मिला का ऋण सिर पर लाद कर ही वह फिर नौकरी करने चला है। यह ऋण तो अब उतारा जा नहीं सकता। नौकरी की बंधी आमदनी से यह ऋण कभी चुकने वाला नहीं है। नेपाल जाने में 10 दिन को और देर है। वह रात भर सो नहीं सका। सवेरे छटपटा कर उठते ही आईने के सामने खड़ा हो गया और अचानक मेज पर मुक्का मार कर बोल उठा, नहीं जाता नेपाल। दृढ़ प्रतिज्ञा को हम दोनों उर्मी को लेकर कलकत्ते में ही रहेंगे, प्रकुटी कुटिल समाज की क्रूर दृष्टि के सामने ही, और इसी कलकत्ते में रहकर फिर से टूटे रोजगार को नए सिरे से गढ़कर खड़ा कर दूंगा। कौन से सामान ले जाने होंगे और कौन से छोड़ जाने होंगे, शर्मिला इसी का एक तखमीना बना रही थी कि आवाज सुनाई पड़ी, शर्मिला, शर्मिला। जल्दी जल्दी खाता फेंक कर पति के कमरे में दौड़ी। अकस्मात अनिष्ट की आशंका करके कांपते हृदय से पूछा, क्या हुआ? शशांक बोला, नहीं जाता नेपाल, परवाह नहीं मुझे समाज की, यहीं रहूंगा। शर्मिला ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? शशांक ने कहा, काम है। वही पुरानी बात, काम है। शर्मिला का वक्ष स्थल थर थर कांप उठा। शर्मी, यह मत समझना कि मैं कायर पुरुष हूं। जिम्मेदारी छोड़कर मैं भागूंगा। इतने अधः पतन की भी तुम कल्पना कर सकती हो? शर्मिला ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा, बोली, क्या हुआ? मुझसे समझा कर कहो। शशांक ने कहा, मैंने फिर तुमसे रुपया कर्ज लिया है, यह बात छिपाओ मत। शर्मिला बोली, अच्छा, बहुत अच्छा। शशांक ने कहा, उसी दिन की तरह आज से कर्ज चुकाने जाता हूं। जो डुबाया है उसे अवश्य निकाल लाऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। सुन रखो, उस दिन तुमने जिस प्रकार मेरे ऊपर विश्वास किया था उसी प्रकार फिर करना। शर्मिला ने स्वामी की छाती पर सिर रखकर कहा, तुम भी मेरे ऊपर विश्वास रखना।
मुझे काम काज समझा देना, तैयार कर लेना। ऐसी शिक्षा आज से देना कि मैं तुम्हारे योग्य हो सकूं। बाहर से आवाज आई, चिट्ठी। उर्मी के हाथ की 2 चिट्ठियां थी, एक शशांक के नाम। मैं इस समय बंबई के रास्ते में हूँ, विलायत जा रही हूँ। पिताजी के आदेश के अनुसार डॉक्टरी सीख कर आऊंगी। 6-7 वर्ष लग सकते हैं। तुम लोगों की गृहस्थी में आकर जो तोड़ फोड़ कर गई हूँ वह सब इतने दिनों में ठीक हो जाएगा। मेरे लिए कुछ चिंता न करना। तुम्हारे लिए ही मेरे मन में बराबर चिंता बनी हुई है। और शर्मिला की चिट्ठी, दीदी तुम्हारे चरणों में मेरे सहस्त्र सहस्त्र प्रणाम। अज्ञानवश अपराध किया है, क्षमा करना। यदि यह अपराध ना हो तो कम से कम यही जानकर सुखी होंगी। इससे अधिक सुखी होने की आशा मन में नहीं रखूंगी। किसमें सुख है यही बात क्या निश्चित रूप से जानती हूं। और सुख यदि ना मिले तो नहीं ही सही। भूल करते हुए अब डर लगता है।